छात्र राजनीति और कैंपस से जुड़ा हुआ कि एक उच्च शिक्षा के अकादमिक परिसर में, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के भीतर छात्र राजनीति की क्या अहमियत है और आज के दौर में हम इस पूरे सवाल को किस नज़र से देख सकते हैं और हमें इसे कैसे देखना चाहिए। राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों के सवालों पर, फीस वृद्धि को लेकर के, कैंपस के बाकी सवालों पर जिसमें एक छात्र का हित जुड़ा होता है, उसको लेकर वे संघर्ष कर रहे हैं और उसकी श्रृंखला में उन्होंने साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन इस सीरीज के तहत हमारे पहले के साथियों को आमंत्रित किया और आज हमें बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। तो इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। राजनीति क्या है? एक बुनियादी सा सवाल यह होना चाहिए कि आज 2020 में खड़े होकर जब हम राजनीति शब्द को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें अलग अलग नजरिए मिलते हैं। राजनीति का अर्थ जो पॉपुलर नरेशन में है, बहुत आम बोलचाल के जनरलाइज्ड फॉर्म में कहा जाता है कि राजनीति मत करो, राजनीति गंदी चीज है, अकादमिक संस्थानों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम राजनीति से ऊपर हैं, आई हेट पॉलिटिक्स, ब्ला ब्ला जो भी। और यह जो धारणा बनती है, इस धारणा के पीछे जो समझ काम कर रही है वो समझ ये है कि चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ने के बाद चुनाव जीतना और इसके लिए जोड़ तोड़ करना, यानी आप जब एक चुनाव लड़ने की हिकमत करते हैं तो आप चुनाव जीतने की कोशिश में कुछ भी करने के लिए समीकरण बिठाते हैं। ऐसे में वह जो समीकरण बिठाना है वह समझौता परस्त बनाता है और समझौता परस्त होने में आप सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीजें चुनते हैं। इस चीज को पॉलिटिक्स ने, जो पॉलिटिक्स इस पैमाने पर चलती है, इस पॉलिटिक्स ने आम आवाम के भीतर जो अमूमन कोई चुनाव नहीं लड़ते उनके भीतर यह समझ बना दी कि राजनीति एक गंदी चीज है, राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप छात्र हैं तो आपका काम है पढ़ाई लिखाई करना, आप शिक्षक हैं तो आपका काम है पढ़ाना, आप विश्वविद्यालय चलाने वाले हैं तो आपका काम है विश्वविद्यालय के लिए नीतियां बनाना और उसे संचालित करना। तो घर की पृष्ठभूमि से, घर वालों से लेकर समाज तक सब ये कहते सुने जाएंगे कि राजनीति एक बुरी चीज है, आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। ऐसे वक्त में विश्वविद्यालयों के अकादमिक संस्थानों के भीतर से यह एक काउंटर नैरेटिव पैदा होता है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि राजनीति बुरी चीज है, आई हेट पॉलिटिक्स, छात्रों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, शिक्षकों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, दरअसल वे लोग ही सबसे बड़ी राजनीति कर रहे हैं। तो आपको समझने में यह बात मुश्किल लग रही होगी कि फिर वो कैसे राजनीति कर रहे हैं। तब एक जेंडर डिस्कोर्स का बहुत पॉपुलर सा एक नारा है, नथिंग इज पर्सनल, एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स, एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। तब आपके सामने नया विमर्श खड़ा होता है कि राजनीति का अर्थ केवल चुनाव लड़ना नहीं है, राजनीति का अर्थ केवल चुनाव जीतना, चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे करना और उन झूठे वादों को बिना पूरा किए चुनाव जीतने के बाद राजकाज करना, जो वादा किया है ठीक उससे मुकर करके, उसे जुमला कह करके, उससे मुकर करके कोई अपना एजेंडा लागू करना। राजनीति केवल यही नहीं होती। विश्वविद्यालयों के छात्र, सड़कों पर चलने वाले आंदोलन हमारे सामने एक नया नरेशन गढ़ते हैं कि हम बतौर नागरिक, बतौर छात्र और बतौर समाज के एक हिस्सा, जैसे ही हम ये सवाल पूछते हैं कि हमारा काम क्या है, हमारी जिम्मेदारी है वह क्या है और हमारे अधिकार क्या है, हमारा हक क्या है, जैसे ही आप यह सवाल पूछना शुरू करते हैं,
दरअसल आप राजनीति कर रहे हैं। अगर एक छात्र यह सवाल पूछना शुरू करे कि बतौर छात्र मेरे अधिकार क्या हैं, बतौर छात्र एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में, यानी एक ऐसा लोकतांत्रिक देश जिसमें सार्वजनिक शिक्षा इस मानसिकता से चलाई जाए कि सभी को बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, बिना उसकी आर्थिक हैसियत देखे उच्च गुणवत्ता की उच्च शिक्षा मिले, यह एक लोकतांत्रिक देश की बुनियाद होता है। जैसे ही छात्र यह सवाल करता है कि नहीं, आप विश्वविद्यालयों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही वह एक सवाल पूछना शुरू करता है कि जो यूजीसी के क्लॉज बनाए गए हैं उसे हमारा कुलपति नहीं मान रहा, वो हमसे गलत फीस मांग रहा है, वो हमसे गलत समय पर हॉस्टल खाली कराने की बात कर रहा है, वो हमसे चुनाव लड़ने के हमारे हक हुकूक को मार रहा है। बतौर छात्र होने के नाते जो हमारी मुश्किलें हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारे हक हैं, अगर हम इनको विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखते हैं तो वह हमारे हक हुकूक मुश्किलों को नहीं एड्रेस कर रहा है। वैसे ही वह छात्र राजनीति कर रहा है। जैसे हम परिवार के भीतर होते हैं तो हम जैसे ही ये कहते हैं कि नहीं, यह एक पुरुष है तो बेटे को ज्यादा हक मिले बेटी से, क्योंकि बेटा परिवार का भविष्य है, वंश आगे बढ़ाने वाला है, बेटियां तो पराया धन है, वो कल को कहीं और चली जानी है, तो जो थोड़ा सा पैसा बचा उससे पुत्र को पढ़ाना है, बेटे को पढ़ाना है, बेटी को नहीं। जैसे ही यह समझ काम करती है वैसे ही वो माँ बाप राजनीति करते हैं। जैसे पड़ोसी की जमीन पर थोड़ा सा दाएं बाएं करके कैसे अपनी जमीन बढ़ा ले जाए, वो लोग राजनीति कर रहे होते हैं। तो आप परिवार के भीतर राजनीति करते हैं, आप समाज के भीतर राजनीति करते हैं। वैसे ही एक छात्र अपने हक हुकूक की बात जब कहता है तो वह भी राजनीति करता है। इसलिए सबसे पहली बात ये कि हम लोग 2020 के दौर में जिस पॉपुलर नरेशन के शिकार हो गए हैं वह यह नरेशन है, आई हेट पॉलिटिक्स। छात्र को राजनीति से दूर रहना चाहिए, शिक्षक को राजनीति से दूर रहना चाहिए, अकादमिक संस्थानों को पढ़ने पढ़ाने के काम में लगना चाहिए, उन्हें राजनीति से दूर रहना चाहिए। वैसे ही पलटकर यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपके राजनीति के मानी क्या है। तब हम यह काउंटर नैरेटिव गढ़ने में कामयाब होंगे कि अपने हक हुकूक की बात करना अगर राजनीति है तो हां, हम राजनीतिक हैं। अब दूसरा बिंदु यह कहता है कि जो लोग आज सत्ता में हैं, और सत्ता जब मैं कह रहा हूं तो वह चुनावी राजनीति से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और ग्राम प्रधान जो बने लोग हैं, यही लोग सत्ता नहीं है। सत्ता का अर्थ राजनीतिक सत्ता के साथ साथ सामाजिक सत्ता होती है, आर्थिक सत्ता होती है, अकादमिक संस्थानों की ज्ञान की सत्ता है, जहां से देश चलता है, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, जुडिशरी, ये सब सत्ता के नमूने हैं। तो दूसरा बिंदु मेरी बातचीत का यह है कि जो लोग अपने जीवन में राजनीति करके अपने विचारधारा को 90 साल, 95 साल संविधान के सामने चुनौती होते हुए भी लगातार काम करते हुए हमारे सामने आते रहे, वे लोग ही आज आम जनता को यह समझाते हैं कि छात्रों को राजनीति से दूर होना चाहिए, कैंपस में राजनीति नहीं होनी चाहिए, आम लोगों को राजनीति से दूर होना चाहिए। यह दूसरी हमारे सामने सबसे बड़ी मुश्किल है। और यह बात बिकी हुई कारपोरेट नियंत्रित मीडिया के जरिए, मीडिया भी एक सत्ता है, अभी मैंने कहा, राजनीतिक सत्ता को देश के चलाने में, सबसे ऊपर पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर दो लोगों की है तो सबसे पहली भूमिका उसमें कारपोरेट घरानों की है, जिनके पैसों के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। दुनिया में सबसे महंगे चुनाव भारत में लड़े जा रहे हैं, जो तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है, जहां आज भी कुपोषण के शिकार बच्चे, खून की कमी के शिकार महिलाएं, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी के शिकार सबसे ज्यादा लोग आबादी के अनुपात में, भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात में सबसे ज्यादा है। उस देश में चुनाव सबसे महंगे हो रहे हैं।
तो ये वे लोग हैं जो कारपोरेट घरानों के चंदे लेकर के चुनाव जीत रहे हैं और सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठ रहे हैं। और दूसरी भूमिका मीडिया की होती है, जो आम जनता तक, हमारे घरों तक, एक मीडिया गोदी मीडिया है जो कारपोरेट फंडेड मीडिया है, जो वही कारपोरेट घरानों का पैसा जो नेता को चुनाव लड़ाने में लगता है, वही पैसा आम जनता के भीतर क्या समझ बनाई जाए, क्या नियंत्रित किया जाए कि जैसा हम चाहते हैं वैसा आप सोचिए। जितनी खबरें हम दिखाना चाहते हैं, जितना सच हम दिखाना चाहते हैं, आप उतना ही सच देखिए। तो यह पूरा नियंत्रण किसका है? मीडिया का। तो ये दोनों मिलकर के आज 2020 में आम घरों के बीच भी, सामान्य परिवारों में यह समझ थोप दे रही है कि राजनीति बेहद गंदी चीज है। तो हमें इसका काउंटर करने की जरूरत है कि जो लोग यह समझ बना रहे वे खुद इसी राजनीति से यहां तक चलते आए। तो इसलिए वो राजनीति को से दूर रहें। अब तीसरा बिंदु, पहला समझ समाज में पहले से चला आ रहा है, इसकी चुनौती हमारे सामने है। दूसरी समझ इस समय की पॉलिटिक्स बना रही है, और वो इसलिए बना रही है कि हमारे देश की आने वाली पीढ़ियां, जो युवा है, जो 18 साल से अगर माने, जो वोट देने का राइट है, 18 साल से 35 साल एक सैद्धांतिक रूप से युवा माना जाता है, और उसकी आबादी भारत में 65%। युवाओं की आबादी के लिहाज से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो इतनी बड़ी आबादी अगर युवाओं की है, और अगर वह राजनीति करने लगे, यानी असली अर्थों में वह यह सवाल पूछने लगे कि बतौर नागरिक मेरे हक क्या हैं, बतौर छात्र मेरे अधिकार क्या हैं, बतौर अमुक जाति का होने के नाते, अमुक धर्म का होने के नाते मेरे लिए इस समाज में स्पेस क्या है, तो यह तो मुश्किल होगी सत्ता में बैठे लोगों की कि वो जवाब कैसे दें। इसलिए वो इस नरेशन को आम जनता के भीतर भर रहे हैं कि आप राजनीति से दूर रहिए। इसी तर्क से विश्वविद्यालयों के भीतर ये टिकटॉक वाली जनरेशन, ये पबजी वाली जनरेशन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ करके झूठे इतिहास में तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके, जहां अपने देश को ही जानने न देने की कोशिश की जा रही हो, इतिहास को गलत पढ़ाया जा रहा हो, इतिहास को बदल के पढ़ाया जा रहा हो, इस देश में सबसे पहली जरूरत तो इसी बात की होगी कि आपके युवा राजनीति से दूर रहे। यह बुनियादी बात है। जब राजनीति से दूर युवा रहेंगे तभी ना वो कहेंगे कि नाली के गैस से मैं चाय बनाता था। एक छोटा सा तर्क है, बादल आ गए तो रडार काम नहीं करा तो मैंने कह दिया आक्रमण कर दो। गाय गोबर गौमूत्र, मैं किसी विचारधारा पर आप अपने समझ सकते हो तो समझ लीजिए। अब इस बात को समझिए, अगर आपको झूठ एक सोसाइटी में प्रोपोगेट करना है, अगर आपको यह सच बताना है कि संविधान तो बड़ी गड़बड़ चीज है, भगवा झंडा सनातन है, इस देश की बुनियाद से जुड़ा हुआ है, तो आपको इतिहास बदलने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको यह बताना है कि इस देश में रहने वाले एक खास धर्म के लोग अब देश के दुश्मन हैं, तो आपको इतिहास बदलने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको यह बताना है कि ज्ञान पर कब्जा कुछ जातियों के लोगों का ही है, उन्हें ये देश चलाने देना चाहिए, बाकी लोग ये जो आरक्षण की बात करते हैं, ये जो लोग बराबरी की, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ये लोग तो देश को तोड़ने की बात करते हैं, तब आपको इतिहास बदलने की जरूरत पड़ेगी। जब आपको यह जरूरत महसूस हो कि अमीरों को और अमीर बनाने की पॉलिसी बनाना है, गरीबों को और गरीब बनाए रखने की पॉलिसी बनाना है, तब इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जरूरत होगी। तो अगर एक कैंपस में पॉलिटिक्स होगी, छात्र युवा अगर राजनीति के प्रति सजग होंगे, तो वह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की इतिहास की किताब नहीं पढ़ेंगे, वह अपने अतीत के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे, वो संविधान की किताबें पढ़ेंगे, वो यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे, वो यूजीसी के टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ेंगे, और अपने वाइस चांसलर का कॉलर पकड़ के पूछने की हिम्मत करेंगे कि पेंडेमिक के सिचुएशन में जब इंसानियत पर एक खतरा आन पड़ा है, तो आप हॉस्टल की फीस किस नाम पर ले रहे हैं?
आप हमें हॉस्टल से बेदखली किस नाम पर कर रहे हैं? आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ और आप ऑनलाइन एग्जाम क्यों करा रहे हैं? आप बिना किसी तर्क के विश्वविद्यालय में फीस बढ़ा क्यों रहे हैं? आप विश्वविद्यालय में 50% से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली क्यों रखे हुए हैं? आपकी यूजीसी से पूरा पैसा मिलता है, फिर भी आप वैकेंसी फुलफिल क्यों नहीं कर रहे? तो मुश्किल होगी। एक कुलपति को विश्वविद्यालय चलाने में मुश्किल होगी अगर उसके छात्र हर रोज उससे ये सवाल करने लगे। जैसे एक पिता को हमेशा मुश्किल होगी कि उसके बच्चे पढ़ लिख करके उसको काउंटर करते हैं कि आप बेटे और बेटियों में भेद क्यों कर रहे हैं? जितना बेटे को पढ़ाया उतना बेटी को क्यों नहीं पढ़ा रहे? एक समाज को उन लोगों से बहुत मुश्किल होती है जो जाति का सवाल उठाकर कहते हैं कि जिनको सदियों से आपने दबाया, उन ओबीसी जातियों के एक भी प्रोफेसर आज किसी भी विश्वविद्यालय में क्यों नहीं है? आज दलित और आदिवासी घरों के लोग विश्वविद्यालयों के डीन और कुलपति क्यों नहीं बन पा रहे हैं? वे सवाल एक समाज को बेचैन करते हैं। ये सवाल एक समाज को बेचैन करते हैं कि आज 1% लोगों के पास 73% लोगों का संसाधन कैसे इकट्ठा हो गया। यानी आपके डेवलपमेंट के मॉडल में खोट है, इसलिए आप इसका विरोध करेंगे। तो वह समाज आप जैसे लोगों को नहीं पनपने देगा। जैसे पिता अपने घर में कोई तार्किक व्यक्ति, जो कंजर्वेटिव बाप है, जो कंजर्वेटिव है, वह नहीं चाहता कि उसके बेटी बेटियां पढ़ लिख करके सवाल करें। एक कंजर्वेटिव सोसाइटी नहीं चाहती कि उसके बीच से पैदा हुए लोग कास्ट और जेंडर को लेकर के और क्लास को लेकर के उनके ऊपर सवाल करें। वैसे ही एक वाइस चांसलर कभी ये नहीं चाहता कि उसके अंडर में पढ़ने वाले छात्र उससे ये सवाल करें कि आप यूजीसी रूल्स एंड रेगुलेशन को क्यों नहीं मान रहे, आप फीस क्यों बढ़ा रहे हैं, आप बिना सिलेबस पूरा के एग्जाम क्यों ले रहे हैं, आप हम इस पेंडेमिक की सिचुएशन में हॉस्टल खाली क्यों करा रहे हैं, आप अपना काम ढंग से क्यों नहीं कर रहे हैं, आप बतौर कुलपति हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। ये ठीक उसी तरह से जैसे एक प्रधानमंत्री कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी सरकार की आलोचना करने वाला नागरिक बोध पैदा हो, तो वो नागरिकों को कभी हिंदू बनाम मुस्लिम में लड़ाएगा, कभी किसी और तरह की चीजों में उलझाएगा, कभी धर्म में, कभी हर तरह की चीजों में उलझा करके आपकी अज्ञानता का फायदा उठाएगा। ये एक बैकग्राउंड है और इस बैकग्राउंड में छात्र राजनीति की अहमियत बहुत अहम हो जाती है। अब मैं अपनी बातचीत के दूसरे हिस्से में आता हूं। मैं जब छात्र राजनीति की अहमियत देखता हूं तो मैं छात्र राजनीति को अपने विश्वविद्यालय की फीस बढ़ाने घटाने, सीट घटाने बढ़ाने, कक्षाओं के चलने न चलने, विश्वविद्यालय के कुलपति के ठीक से काम करने या न करने, नियमों को तोड़ने या न तोड़ने तक ही सीमित नहीं मानता। मैं छात्र राजनीति को इस देश के दशा और दिशा के लिए बहुत जरूरी मानता हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।